हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 25 है, यहाँ पर देख रहे हैं, और 31 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और हम लोग जानते हैं कि चैप्टर जो पढ़ते आ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, उसी का जो है यहाँ पर टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें दी गई है, उसके बारे में बतलाया गया है। और साथ साथ में यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पाँचों क्वेश्चन को हम अपने PDF के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं। लेकिन बच्चे, अगर जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिसमें ऑल का निशान हो, वहाँ पे दबाएं, जिससे कि आपका हर एक मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि दीदी और भाई में बात होते रहता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिज्ञासा दीदी, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि मतलब कोई भी क्रिया, किसी भी चीज़ में अगर कोई कार्य होता है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार कोशिका को भी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है और कहाँ से कैसे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर बोल रही है कि ज्ञान यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी जो ऊर्जा उत्पादित करने का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी एक कोशिका के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होते हैं, उसको हम जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ATP के रूप में बोलते हैं। ठीक है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी ATP का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो कि क्या उत्पादित करती है, तो ATP का उत्पादन करती है, जो कि कोशिका का ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर या पावर हाउस, ये तीनों नाम याद रखेंगे। कोशिका का ऊर्जा संयंत्र भी कहा जाता है, बिजली घर भी कहा जाता है, और पावर हाउस भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिखाते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। आप इसे जूम करके आप अपने वर्कशीट में देख लेंगे कहाँ पर क्या है। तो ये सारा है। यहाँ पर इसी एक कोशिका है, इसी से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लेके बताया गया है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए आगे यहाँ पर देखिए, ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। यानी ATP का निर्माण कैसे होता है, तो जो कोशिका में जो होता है श्वसन की अभिक्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की अभिक्रिया होती है, उसी के कारण ATP का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, ATP में संचित ऊर्जा को कोशिका की ऊर्जा कहते हैं। यानी ATP में जो भी ऊर्जाएं या शक्ति जो संग्रहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रक तथा भीतरी झिल्ली विलियत होती है। यहाँ पर देख रहे हैं जो डॉट डॉट है इसमें के अंदर, यहाँ पर जहाँ तहाँ, तो ये क्या है, ये झिल्ली में छिद्रक है, और जो अंदर में जो होती है विलयक होती है उसके अंदर। ठीक है। यहाँ पर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिसके पास अपना DNA राइबोसोम होते हैं। अगर जो पूछा जाए कि कोशिका का राइबोसोम तो होता ही है, और DNA तो होता ही है कोशिका के अंदर, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना DNA और राइबोसोम भी होता है। इसीलिए यह अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बनाता है। ठीक है। अपना प्रोटीन, राइबोसोम होने के लिए ये क्या है, अपना प्रोटीन खुद से बना लेता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में रिक्तिका के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, दीदी, पादप कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दे रही है कि ज्ञान, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। यानी जब कोशिका, हम लोग एनिमल्स, जंतु कोशिका कहने का मतलब क्या है, एनिमल सेल में हम देखेंगे तो उसमें जो रसधानियाँ जो होती है वो काफ़ी छोटी या कभी कभी तो दिखती भी नहीं है। ठीक है। लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में रसधानियाँ द्रव संग्रहित करके
कोशिका का कठोरता एवं स्फीति देती है। यानी एक तरह से ये पादप कोशिका में जो होता है, यानी जो रसधानियाँ जो द्रव संग्रहित करती है उससे क्या मिलता है, कोशिका को कठोरता मिलता है, स्फीति मिलता है, यानी मजबूती मिलता है। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे। इस द्रव में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, यानी इस द्रव में जो मिला हुआ कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, यहाँ पर प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है, यानी आदि इन सारे चीज़ों का रखाव भी होता है। आगे यहाँ देख रहे हैं रसधानी की झिल्ली को यहाँ पर टोनोप्लास्ट यानी टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये तो ये आप याद रखेंगे, टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह रसधानी के द्रव को कोशिका द्रव से अलग करती है। यानी ये जो टोनोप्लास्ट क्या करती है, तो रसधानी के द्रव को कोशिका के द्रव को से अलग करती है। कोशिका यहाँ पर देखिए, एक कोशिका जीवों में यह अवशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो ये जो है एक तरह से ये क्या कार्य करती है, एक तरह से किसी भी कोशिका के अंदर जब अपशिष्ट मतलब पदार्थ होता है उसे क्या करती है, बाहर निकालने के भी कार्य करती है, यानी अपशिष्ट पदार्थों का और अतिरिक्त जल को भी बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए हम इसका आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर होगा एक कोशिकीय जीव यानी एक कोशिकीय में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका का ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं कोशिका का कोई एक कार्य बताएं जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका कई एक कार्य है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कोशिका का विकास करना। तो इस तरह से आप इसका एक कार्य देना है तो एक कार्य दे देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। रसधानी का झिल्ली का नाम लिखिए। यानी हमने पढ़ा था वर्कशीट में कि रसधानी का झिल्ली का क्या नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उत्तर है रसधानी पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यानी ये कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिका में ही पाया जाता है रसधानी। ठीक है, और इसका जो झिल्ली का अंग है रसधानी के झिल्ली, सॉरी यहाँ पर देखिए जिल्ले है लिखा हुआ, झिल्ली आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से झिल्ली, ठीक है, झिल्ली को टेनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये आपका ये आंसर हो गया। चलिए चौथा यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है एटीपी का पूर्ण नाम लिखिए। तो एटीपी का पूर्ण नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी ये देखिए आपका हिंदी में, आप इंग्लिश में भी लिख लेंगे, इंग्लिश अच्छे से याद करेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए 5वें नंबर में जो क्वेश्चन है इसमें पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थ का नाम लिखिए। आपके वर्कशीट में ही दिया गया था, 3 से 4 दिया गया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो वहाँ से ही देखिए यहाँ पर है अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा। तो इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं अपने आंसर को। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो जो है आपके कार्य के करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।